Hello students, now I am going to discuss coordinate covalent bond in this video. इस वीडियो में मैं पहले कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ाऊंगा, फिर इसके बाद लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी हम लोग पढ़ेंगे। अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है या ओनली कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जिसको डेटिव बॉन्ड भी बोला जाता है। तो कोऑर्डिनेट वर्ड ही कोऑर्डिनेट का मीनिंग होता है कोऑर्डिनेशन, मीन्स ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो किसी एक कोऑर्डिनेशन से फॉर्म हो। चलिए लेकिन डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में होता यह है कि बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन मीन्स बोथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन केम फ्रॉम ओनली वन एटम। नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वन एटम दिया, वन इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम दिया, दोनों ने शेयरिंग किया, बॉन्ड फॉर्म कर लिया। लाइक HCl, वन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया, वन इलेक्ट्रॉन Cl ने दिया, दोनों ने आपस में शेयरिंग किया, शेयरिंग करके Cl हाइड्रोजन और Cl के बीच बॉन्ड फॉर्म हो गया। बट इन द केस ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ओनली वन एटम ही देता है। मीन्स डेफिनेशन इज इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड वेयर बोथ बॉन्डेड एटम्स, बोथ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स नहीं, बोथ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स came from only one atom and that atom is called donor atom. मीन्स कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में डिफरेंस है, स्पेशल बॉन्ड इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देता है, और जो एटम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन देता है मीन्स बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो एक ही एटम देता है उस देने वाला एटम को बोलते हैं डोनर एटम। डोनर बोलना भी चाहिए, बोलते भी हम लोग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी, जो देता है उसको डोनर, जो लेता है उसको एक्सेप्टर। अब नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड को हम लोग ऐसे एक डैश से रिप्रेजेंट करते हैं जी, बट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो, रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। मींस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो एरो है, एरो का ये टेल हुआ और ये तुम्हारा हेड हुआ। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एरो से रिप्रेजेंट करता है और एरो का हेड हमेशा एक्सेप्टर की तरफ रहता है और एरो का टेल हमेशा डोनर एटम की तरफ रहता है। मींस MX, अगर M और X के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और एरो इस तरह दिया हुआ है, इसका मीनिंग हुआ कि M एटम इज डोनर एटम एंड X एटम इज एक्सेप्टर। मींस हियर इन दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड आवर रिप्रेजेंटेशन शोज दैट M इज डोनर एटम और X इज एक्सेप्टर एटम। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहां पे इस डिस्कशन से एक बात सामने आ रही है, वो यह है कि यहां पे वन एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। मींस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड किस टू एटम्स के बीच में फॉर्म होगा उसके लिए कुछ प्रियर कंडीशन आ गया, क्योंकि वन एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर सकता है जी? जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो। मीन्स जिस भी एटम के पास लोन पेयर होगा वह कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। या तो लोन पेयर हो वरना निगेटिव चार्ज हो। हालांकि निगेटिव चार्ज होगा तब भी लोन पेयर उसके पास होगा ही। अगर किसी एटम के पास लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज है तो वह एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अब दूसरी बात कि ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में वन एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है, तो एक्सेप्ट करने वाला भी होना चाहिए। एक से इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा जी? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो वो कोऑर्डिनेट फॉर्म कर सकता है। इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास होता है? तो जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। या अगर किसी कंपाउंड के सेंट्रल एटम के पास, सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 से अगर कम इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, क्योंकि हर एटम क्या चाहता है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जी? 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो अगर 8 से कम है इसका मीनिंग हुआ कि उसके पास भी क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है। तो इलेक्ट्रॉन जिसके पास डिफिशिएंसी होगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। मींस कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए वन एटम शुड हैव लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज एंड अदर एटम शुड हैव इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी और पॉजिटिव चार्ज। मींस डोनर के पास लोन पेयर होना चाहिए और नेगेटिव चार्ज, और एक्सेप्टर के पास क्या होना चाहिए जी? पॉजिटिव चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी।
अगर यह कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी उस टू एटम के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा, अदरवाइज नॉट। लाइक जैसे मान लो तुम किसी को दान देना चाहिए, कोई भिखारी है, अगर हमारा बिगड़ जा रहा है, तुमको देने का मन है पैसा, तुम पैसा दे रहे हो, लो ही नहीं रहा है, तो क्या तुम दान दे पाओगे? नहीं दे सकते हो। तो इस दुनिया में जितना वैल्यू डोनर का है उतना ही एक्सेप्टर का भी है। इसलिए अगर पैसा देने वाला कोई है, कोई लेकिन कोई लेने वाला नहीं है, तो फिर उनके बीच में वो दान नहीं दे सकता है, क्योंकि सामने वो ले ही नहीं रहा है। कोई हवा में तो पैसा फेंकेगा नहीं, बाहर फेंकेगा नहीं। ठीक उसी तरह से अगर कोई सी एटम का लोन पेयर है लेकिन उसके सामने एक ऐसा एटम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी नहीं है, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि देने वाले के साथ साथ क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी होना चाहिए, तब जाकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यह हुआ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डेफिनेशन। अब हम लोग इसके कंडीशन को लिखेंगे और उस कंडीशन को चेक करेंगे अलग अलग एग्जांपल लेकर के। कंडीशन फॉर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट कंडीशन इज वन एटम शुड हैज लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, राइट, डोनर के पास रहना चाहिए, एंड अदर एटम शुड हैज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी और पॉजिटिव चार्ज। मींस डोनर के पास लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और एक्सेप्टर के पास क्या होना चाहिए जी? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी मींस इलेक्ट्रॉन की कमी होना चाहिए या पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। अब चलिए इस कंडीशन के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एज फॉर एग्जांपल अमोनिया के नाइट्रोजन और H+ के बीच में बॉन्ड। देखो जी, अमोनिया के नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। कैसे पता किया कि लोन पेयर है? तो पता करने का तरीका है कि नाइट्रोजन का पहले देखेंगे हम लोग वैलेंसी कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, नाइट्रोजन ग्रुप 15 का एलिमेंट है। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से कितने से बॉन्ड फॉर्म किया है? तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड फॉर्म किया है, मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन बॉन्ड। तो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितना है? तो 2 है, मीन्स लोन पेयर आ गया। जिसके पास भी अनबॉन्डेड पेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास लोन पेयर होगा। मीन्स हमारे नाइट्रोजन, अमोनिया के नाइट्रोजन के पास क्या है? ये लोन पेयर है। अब इस लोन पेयर को डोनेट करके यह कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, लेकिन अब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हाइड्रोजन एटम से फॉर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से अपना है, तेरे के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी नहीं है, हाँ स्टेबल लेवल डिफिशिएंसी नहीं है। अब नाइट्रोजन बॉन्ड जब भी फॉर्म करेगा द बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन खुद देगा। लोन पेयर रखने वाला एटम जब भी बॉन्ड फॉर्म करता है तो बॉन्ड की बोथ इलेक्ट्रॉन को खुद देता है, और बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का रहेगा। तो हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्म कर नहीं सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास पहले से एक इलेक्ट्रॉन है जिस इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करेगा। इस तरीका से इनके बीच में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। बट जैसे ही अमोनिया के सामने H+ आएगा, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इनके बीच बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, क्योंकि अमोनिया का नाइट्रोजन लोन पर डोनेट करके बॉन्ड फॉर्म करना चाहता है और H+ के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। मींस यह इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और यह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है, पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास लोन पेयर है। सो इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और देखो कैसे होगा। अब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, बॉन्ड फॉर्म होने के बाद नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करके H+ से बॉन्ड फॉर्म किया। बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दिया, इसलिए नाइट्रोजन का एरो का टिल नाइट्रोजन की तरफ है और हेड हाइड्रोजन की तरफ है। बॉन्ड फॉर्म होने के बाद बॉन्डिंग का जो रूल है, मींस इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है बोथ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन का है। बट कोवेलेंट बॉन्ड का रूल होता है कि बॉन्ड फॉर्म हो जाने के बाद
दो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में रहता है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम पास को मिल जाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम को मिल जाता है। वो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कोई भी दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों ही एटम का उस दोनों इलेक्ट्रॉन पे इक्वल अधिकार रहता है, ऑथोरिटी रहता है। इसका मतलब हुआ कि बॉन्ड फॉर्म होने के बाद जो दो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में रहता है, वो दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्डेड एटम्स को मिल जाता है। इस वजह से बॉन्ड फॉर्म होने के बाद नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया जी? H+ को। तो हाइड्रोजन के पास जो पॉजिटिव चार्ज था खत्म हो गया। पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे यहाँ पे क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर दिया है। अब नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया, तो हाइड्रोजन का पॉजिटिव खत्म हो गया। बट अब पॉजिटिव किस पे आ जाएगा जी? नाइट्रोजन के पास, क्योंकि नाइट्रोजन एक अपना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया है, अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया है। और आपको पता है जब भी कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाता है, तब पॉजिटिव आ जाएगा नाइट्रोजन पे। तो अमोनिया का नाइट्रोजन जब H+ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने के बाद हाइड्रोजन का पॉजिटिव खत्म करके नाइट्रोजन पे आ जाएगा। अब पूरी दुनिया ये बात जानती है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब बॉन्ड फॉर्म कर देते हैं, अभी मैं आपको समझाना है इसलिए मैं दिखा रहा हूं, बट नॉर्मली अभी कहीं जब बुक्स में देखोगे या मैं ही आगे लिखूंगा तो एरो नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूंगा। ऐसे, क्योंकि पूरी दुनिया में सबको ये बात पता है कि नाइट्रोजन चौथा बॉन्ड जब भी फॉर्म करेगा तो कोऑर्डिनेट ही फॉर्म करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है और यह 4 से ज्यादा बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता है। मींस मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज ऑलवेज 4 ज्यादा नहीं हो सकता है। और ये बात आज से आपको भी पता चल गया कि नाइट्रोजन 4 से ज्यादा बॉन्ड कभी फॉर्म नहीं करेगा, और 4 बॉन्ड अगर फॉर्म किया है, इसका मीनिंग हुआ पक्का नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि नाइट्रोजन चौथा बॉन्ड जो फॉर्म किया होगा वो लोन पे डोनेट करके फॉर्म किया होगा, मींस कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया होगा। इसलिए आपको एरो दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिखो, सबको ये बात समझ में आ जाएगा। अब सिंपल मोलिकुलर फॉर्म में इसको ऐसे लिखा जाता है NH4+, राइट। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ये हमारा है BH3, इसको हम बोलते हैं बोरेन। मैं आपको आगे बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा BH3 के बारे में, अभी डायरेक्ट समझो बोरॉन हाइड्रोजन के कंपाउंड है, इसको बोरेन बोलते हैं। अब बोरॉन किस ग्रुप का है जी? तो बोरॉन ग्रुप 13 का है, जिसको मैं बताया हूं, याद का है। बैगन, आलू, गोविंद, थैला, तो उसका बैगन है, बोरॉन है। तो बोरॉन ग्रुप 13 का मेंबर है। इसका मीनिंग बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है। बोरॉन बॉन्ड कितना फॉर्म किया है? 3। इसका मीनिंग हुआ बोरॉन हैज नो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के पास कोई अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मीनिंग हुआ कि बोरॉन BH3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। यह हुआ आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। अगर किसी मोलेकुल के सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, मींस इलेक्ट्रॉन की कमी वाला कंपाउंड, जो कि हमारा BH3 है। देख लो, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना हो गया जी? 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। जबकि बोरॉन के पास कितना रहना चाहिए आउटर मोस्ट सेल में? 8 इलेक्ट्रॉन, मींस BH3 एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मोलेकुल हुआ। यह कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है और लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। अब जैसे ही इस बोरेन के पास देखो जी, बी को बोलते हैं बोरॉन, और बोरॉन हाइड्रोजन के कंपाउंड को बोलते हैं बोरेन। जैसे ही बोरेन के पास H- आता है, H- का मीनिंग हुआ इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके पास लोन पेयर भी है। हाइड्रोजन एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, बट H- के मतलब हुआ कि उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी आ गया, इसलिए H- के पास एक नहीं, क्या आ गया जी? 2 इलेक्ट्रॉन है।
मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन और क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ निगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रॉन आया है उसका, मीन्स जो दूसरे का इलेक्ट्रॉन आपके H- लिया है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये लोन पेयर हो गया। लोन पेयर का मीनिंग हुआ ये H- लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, तो H- बोरॉन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बोरॉन से बॉन्ड फॉर्म करना चाहता है। बोरॉन इसका वेलकम करेगा क्योंकि बोरॉन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी। अब इनके बीच में यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड पॉसिबल है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। कैसे होता है गौर से देखो। अब ये हाइड्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एरो इस बार बोरॉन की तरफ होगा क्योंकि हाइड्रोजन डोनर है, H- डोनर है और बोरॉन एक्सेप्टर है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ भी वही कहानी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जब H- बॉन्ड फॉर्म करेगा तो बॉन्ड फॉर्म करने के बाद हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा जी, बोरॉन को। इसका मीनिंग हुआ हाइड्रोजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। लेकिन वो निगेटिव किसके पास आ जाएगा, बोरॉन के पास आ जाएगा क्योंकि बोरॉन को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया नेगेटिव। अब इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्ट, H B H H H माइनस। अब पूरी दुनिया को पता है कि बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, बोरॉन 3 बॉन्ड ही खुद से फॉर्म कर सकता है। अगर बोरॉन चौथा बॉन्ड फॉर्म किया तब पक्का वो कोऑर्डिनेट होगा और वह बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेकर के फॉर्म किया होगा, इसलिए उसके ऊपर 1 नेगेटिव रहेगा। तो इस तरह से हम लोग मोलेकुल को देख कर भी पहचान सकते हैं कि इसके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कि नहीं। यह था आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस फेल्योर ऑफ लेविस ऑक्टेट रूल और लिमिटेशन ऑफ लेविस ऑक्टेट रूल। वैसे लेविस ऑक्टेट रूल तो मैं पहले ही आपको पढ़ा दिया हूँ। लेविस ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग किसी भी एटम का टेंडेंसी होता है अपने आउटर मोस्ट सेल में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करना। मींस एवरी एटम हैज टेंडेंसी टू हैव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है जी, आउटर मोस्ट सेल में आइदर 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स होना। तो उसके लिए एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, गेन करता है, शेयरिंग करता है और केमिकल बॉन्ड फॉर्म करता है। दैट्स इट, दिस इज लेविस ऑक्टेट रूल। अब इस लेविस ऑक्टेट रूल का वायलेशन और फेल्योर का मतलब क्या हुआ, मींस लेविस के अकॉर्डिंग किस कोई भी एटम बॉन्ड फॉर्म करता है इसीलिए क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। लेकिन देखा गया कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो लेविस ऑक्टेट रूल के अगेंस्ट में चले जाते हैं। मींस उस कंपाउंड के सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन रहता है, किसी में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहता है। 8 से कम इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड भी स्टेबल हो गया, अगर ये स्टेबल हो गया तो ये भी आपके लेविस ऑक्टेट रूल को वायलेट कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग 8 होने के लिए ही एटम केमिकल बॉन्ड फॉर्म करता है। अब केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने के बाद भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो फिर लेविस ऑक्टेट रूल के अगेंस्ट में चला गया। कई सारे ऐसे कंपाउंड है जिसके सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट सेल में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ये भी अगेंस्ट में चला गया, लेविस ने 8 बोला है। कई सारे ऐसे भी कंपाउंड्स है दुनिया में जिसके आउटर मोस्ट सेल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो भी उसका आपका, हालांकि ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन्स भी आपके लेस द रेट के कैटेगरी में ही आया। अगर किसी के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो भी, जैसे एनो है, एनो में हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स रहता है तो वो भी आपके लेविस ऑक्टेट रूल को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। तो these examples are फेल्योर और लिमिटेशन ऑफ लेविस ऑक्टेट रूल। अब इस चीज़ को मैं बताऊंगा भी कि ये तो पहले फेल्योर भी बताऊंगा कि इस सब कंपाउंड के एग्जिस्टेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसकी बात भी करूंगा। लेकिन पहले उसका एक एक करके डिस्कशन करते हैं। तो पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स। इलेक्ट्रॉन compounds or molecules, as for example BH3, BCl3, BF3, AlCl3 etc। ये जितने भी कंपाउंड्स हैं
सबके सेंट्रल एटम्स को बोलते हैं जो सेंटर में रहता है। आगे इसका और भी हम लोग स्टडी करेंगे डिटेल में। सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है, देख लो। बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज बोरॉन बिलोंग्स टू ग्रुप 13। 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 बॉन्ड फॉर्म किया है। 3 बॉन्ड से कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन्स आया। BCl3 में भी सिमिलर रीजन, 3 इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड से 6 इलेक्ट्रॉन्स आया बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में। जबकि बोरॉन लेविस के अकॉर्डिंग बोरॉन कंपाउंड फॉर्म किया है, मींस केमिकल फॉर्म किया है, तो पक्का इसका टारगेट है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन 8 तो नहीं है, फिर भी ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। BF3 6 इलेक्ट्रॉन्स, AlCl3 इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस कंपाउंड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स। अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड किसको बोलते हैं जी, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इसको बोलते हैं जिस कंपाउंड के सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। मींस इफ सेंट्रल एटम ऑफ अ कंपाउंड हैज less than 8 electrons in its outermost shell, then compound is called electron deficient. So these are electron deficient compounds. Existence of these compounds are failure of Lewis octet rule or limitation or demerits of Lewis octet rule. अब पॉइंट यह है कि ये एग्जिस्ट करता कैसे है, तो इसकी अलग कहानी है। मैं आपको आगे जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। पी ब्लॉक्स में, इस ब्लॉक में हम लोग पढ़ते हैं कि BH3 ये तो क्लियर है एग्जिस्ट करता है, बट ये भी क्लियर है इनके स्टेबिलिटी कम होता है। BH3, BCl3, BF3, AlCl3 ये सब लेस स्टेबल होता है। तो फिर ये कैसे अपने आप को स्टेबलाइज करता है, आई विल डिस्कस इन डिटेल इन लेटर वीडियोज। राइट नाउ आई एम ओनली सेइंग दैट these compounds exist and their existence goes against the Lewis octet rule. So they are examples of they are examples of failure of Lewis octet rule. लेकिन अलग अलग वीडियो में अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि ये किस तरह से अपने आप को स्टेबलाइज करता है। ये तो क्लियर है इनके स्टेबिलिटी लो होता है, एग्जिस्ट करते हैं बट स्टेबिलिटी लो होता है। अब कैसे स्टेबलाइज होते हैं आगे पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल आपका है ऑड इलेक्ट्रॉन मोलेकुल्स एग्जिस्टेंस। ऑड इलेक्ट्रॉन मोलेकुल्स as per example NO2। NO में देखो आप सब, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहता है जी, 5। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। अगर इस तरह से आप करते हो तो नाइट्रोजन के यहाँ पे तो ऑक्टेट फुलफिल हो गया 6 और 2 8, बट ऑक्सीजन का नहीं, 6 2 8, लेकिन ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो एक यहाँ पे और लिखना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन के पास कितना हो गया जी, 6 और 3 9 9 हो गया, जो नहीं हो सकता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग से होता है, आगे मैं बताऊंगा भी। तो इसके बारे में कहा जाता है कि एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि यहाँ पे एक बॉन्ड जो रहता है वो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपका एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड फॉर्म किया, और तीसरा जो बॉन्ड होता है उसमें नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन रहता है और ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इस तरह जबरदस्ती, क्योंकि एक्सप्लेन होता नहीं है ये। अब हम लोग बोलते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन्स रहता है एक बॉन्ड में, बट उसको हम लोग एक ही बॉन्ड मानेंगे, और इस तरह से हम लोग बोल देते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन का ऑक्टेट फुलफिल हो गया, जो कि करेक्ट नहीं है। आप देख रहे हो कि ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। रेजोनेंस होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, जो आगे आपको बताया जाएगा। तो इसका दूसरा एक तरीका भी कहा जाता है कि इस तरह से होता है, एक बार में नाइट्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में डालता है और ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में डालता है, और
और 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपना अनबॉन्डेड रखता है। तो इस कंडीशन में आप देख लो तुम्हारे ऑक्सीजन का ऑक्टेट फुलफिल हो गया, लेकिन नाइट्रोजन का नहीं हुआ, 7 ही हुआ। दूसरा स्ट्रक्चर में कहा जाता है कि इस तरह से रहता है, जो आपका नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में डाला और 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड रखा ऑक्सीजन। तो इस बार देख लो नाइट्रोजन का ऑक्टेट फुलफिल हो गया 4 बॉन्ड में और 4 अनबॉन्डेड, बट ऑक्सीजन का ऑक्टेट फुलफिल नहीं हुआ, 4 3 7 ही हुआ। तो इस तरीका से एनओ का बॉन्डिंग एक्सप्लेन होता ही नहीं है। हाँ, कैसे होता हो आगे मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ये तो कंफर्म है कि एनओ का एग्जिस्टेंस लेविस ऑक्टेट रूल का वायलेशन है, क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दोनों के आउटर मोस्ट शेल में एक साथ 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है कि एक बार एक स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें एक में 8 एक में 7 होगा, दूसरे स्ट्रक्चर में एक का 8 दूसरे का 7 हो जाता है। पहले के कई सारे बुक्स में जबरदस्ती लिखा रहता है कि नहीं ट्रिपल बॉन्ड होता है, और जिसमें से एक बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, तो ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया, इसलिए इसको ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कहा जाता है, ऑड इलेक्ट्रॉन मोलेकुल कहा जाता है। तो इनका जो एग्जिस्टेंस है नेचर में, ये भी लेविस ऑक्टेट रूल का अगेंस्ट में जाता है, लेविस से एक्सप्लेन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट डिमेरिट और लिमिटेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ सुपर ऑक्टेट मोलेकुल। देखो जी, किसी कंपाउंड के सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल में अगर मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो उस मोलेकुल को हम लोग सुपर ऑक्टेट मोलेकुल बोलते हैं और सुपर सेचुरेट मोलेकुल बोलते हैं, सुपर ऑक्टेट और सुपर सेचुरेट मोलेकुल। अब आप देख लो PCl5 में फास्फोरस के पास 5 बॉन्ड है, तो इस 5 बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन आ गया जी 10। SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड में सल्फर 6 बॉन्ड फॉर्म किया है, 6 बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन आया 12। IF7 आयोडीन हेप्टाहेप्फ्लोराइड, इसमें आयोडीन 7 बॉन्ड फॉर्म किया है, 7 बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन आएगा जी 14 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे हो कि तीनों की तीनों मोलेकुल लेविस ऑक्टेट रूल मींस 8 इलेक्ट्रॉन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको सुपरसीड कर रहा है, मींस वायलेट कर रहा है। इसलिए दीज एग्जांपल्स आर आल्सो फेल्योर ऑफ लेविस ऑक्टेट रूल। लेकिन पॉइंट यह था कि ये तो लेविस ऑक्टेट रूल तो मान लो फेल्योर हो गया, लेकिन किसी न किसी रूल को तो इसको एक्सप्लेन करना होगा, आखिर ये फॉर्म कैसे हुआ। लेविस ने तो बता दिया था कि नहीं आपके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए क्योंकि ये नोबल गैस में ऐसा ही होता है, बट इन लोगों को कौन एक्सप्लेन करेगा। तो इन लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए पहले जो दुनिया में साइंटिस्ट आए उसका नाम है सगडेन लिखते हैं लेकिन सडन पढ़ते हैं, सडन एक्सप्लेनेशन। सडन का एक्सप्लेनेशन एकदम सडन ही था, जैसा नहीं होता है कुछ बोल दिए, देख लो क्या बोले हैं। इनका बोलना यह है कि जितने भी कंपाउंड्स है सुपर ऑक्टेट, सब के सब ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि इनके पास सिंगल बॉन्ड के साथ साथ सिंगलेट बॉन्ड होता है। तो सिंगल बॉन्ड जो हम लोग उसको बोलते हैं जिस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, जो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड में आपको पढ़ाया हूं। लेकिन सडन के अकॉर्डिंग मोलेकुल के पास कुछ सिंगलेट बॉन्ड भी होता है। ईच मोलेकुल सम सिंगलेट बॉन्ड्स, और सिंगलेट बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जी हाफ एरो से, इस सडन का बोलना है। और सडन ने मनगढ़ंत बात बोल करके सारे मोलेकुल एक्सप्लेन कर दिया। इन्होंने बोला कि PCl5 में एक बॉन्ड आपका जो है 2 बॉन्ड जो है वो सिंगलेट है और 3 बॉन्ड सिंगल है। तो देख लो, मीन्स इनका बोलना यह है PCl5 में आपका 3 बॉन्ड सिंगल है और 2 बॉन्ड सिंगलेट है। देख लो सिंगलेट होने का मीनिंग हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन है, और 3 सिंगल बॉन्ड का मीनिंग हुआ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 बॉन्ड से 6 इलेक्ट्रॉन आया और 2 सिंगलेट से आया, कितना हो गया जी 8 इलेक्ट्रॉन। जबरदस्ती इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया सभी मोलिकुल्स को। यहां पे आइए, यहां पे 6 बॉन्ड है तो यहां बोल दिया उन्होंने कि 4 जो बॉन्ड होता है वो सिंगलेट होता है और 2 बॉन्ड सिंगल होता है। तो 4 बॉन्ड सिंगलेट होने का मीनिंग हुआ कि
कि 4 इलेक्ट्रॉन आया 4 बॉन्ड से और 2 बॉन्ड आपका सिंगल है, तो इस 2 से 4 इलेक्ट्रॉन आया, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 और 4 8। इसको भी इन्होंने प्रूव कर दिया कि 8 इलेक्ट्रॉन ये हुआ। फिर इस तरह से आप समझ सकते हो इसके पास 7 बॉन्ड है, तो क्या सोचे होंगे, उन्होंने बोल दिया कि 6 जो आपका है बॉन्ड वो सिंगलेट है और एक सिंगल बॉन्ड है, तो 6 सिंगलेट से 6 इलेक्ट्रॉन हुआ और एक सिंगल से 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना हो गया जी, 8 हो गया। लेकिन यह उनका जो थ्योरी था वो करेक्ट नहीं था, और इसको बहुत जल्द डिस्कार्ड कर दिया गया। ये जबरदस्ती का उन्होंने सिंगलेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट ला करके सभी सुपर ऑक्टेट मोलेकुल को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि सब सुपर ऑक्टेट मोलेकुल नहीं है, ये सब लेविस के रूल को फॉलो कर रहा है, जो कि सही नहीं है। तो सडन थ्योरी को हम लोग सडनली क्या कर दिया जी, रिजेक्ट कर दिया। अब इसके बाद थ्योरी आया, उसका नेम है आपका सिडविक्स एक्सप्लेनेशन, जो मैं पहले ही आपको बता दिया हूं। सिडविक्स एक्सप्लेनेशन मैं पढ़ा दिया हूं आपको मैक्सिमम कोवेलेंसी के टर्म्स में। सिडविक्स एक्सप्लेनेशन यह है, सिडविक्स एक्सप्लेनेशन सिडविक्स एक्सप्लेनेशन कि थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स, थर्ड पीरियड एंड उसके आगे के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने आउटर मोस्ट सेल में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं बिकॉज दे हैव d ऑर्बिटल्स। दिस इज सिडविक्स एक्सप्लेनेशन ऑफ सुपर ऑक्टेट मोलेकुल, और यही प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। इस एक्सप्लेनेशन के बाद लेविस ऑक्टेट रूल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मीन सिडविक्स के अकॉर्डिंग थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स एलिमेंट्स can have more than 8 electrons in their outermost shell because they have d orbitals। सो क्लियर हो गया कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करना थर्ड पीरियड उसके बाद एलिमेंट के लिए नेसेसरी नहीं है। ऑक्टेट रूल इज स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय सेकेंड पीरियड एलिमेंट। सिडविक्स ने क्लियर कॉन्सेप्ट कर दिया कि लेविस का ऑक्टेट रूल भी रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह से एप्लीकेबल है सेकेंड पीरियड एलिमेंट पे ही। थर्ड और उसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर लेविस ऑक्टेट रूल एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उनके पास d ऑर्बिटल होता है, और d ऑर्बिटल होने की वजह से अपने आउटर मोस्ट सेल में वो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। और इस तरह से सारे मोलेकुल्स क्या हो गया जी, एक्सप्लेन हो गया। और इस तरह से लेविस ऑक्टेट रूल का वायलेशन भी मैं कंक्लूड कर दिया।